हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं एक बात कह दूं कि आप ये ना समझे कि आप मेरे से दूर हैं। ठीक है, आप हमेशा करीब, आप यहाँ रहते हैं, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे को, वो सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। समझ आ रहा ना? क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक पहुँचेगी। और समझो ना, ये एडुकेशन है कि जितने लोगों तक पहुँचेगी उतने लोगों का भला होगा, और जितने लोगों का भला होगा आप उतना पुण्य कमाएंगे। तो कम से कम अपने लिए ज़रूर शेयर करो ये। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक भी जो है ना, वो हमें हमेशा ऐसा ही है, कुछ थोड़ा पुण्य कमाने वाला टॉपिक है, लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग टाइप का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। और हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 21 की सीरीज़ है ये। और आप होपफुली सब बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम मन लगाकर पढ़ेंगे सारे बच्चे। और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट तो ज़रूर होगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले सारे वीडियोस जो रहेंगे वो मिलेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से करते हैं लोग, कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल नंबर है, दिस इज़ 9830112702। ये नंबर सिर्फ आपके लिए लिया हुआ, हम बस यूज़ करते हैं भाई, है आपके लिए बस। ठीक है। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा और ये सब जगह मिल जाएगा। और अगर आपको हमें खोजने में परेशानी हो रही है तो आप सिर्फ गूगल पर लिखें वाई के त्रिपाठी क्लासेस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो भी हम आपके लिए कर रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज का जो चैप्टर हमारा नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये एक सीरीज जो है वो यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, एनपीओ की सीरीज। और एनपीओ के सारे प्रॉब्लम्स, जो एमटीपीज आरटीपीज सबके सारे प्रॉब्लम जो कुछ भी हैं, वो सारे प्रॉब्लम जो है हमारे स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। वो सारे प्रॉब्लम आपको कराएंगे। और आज तक इंस्टीट्यूट ने जितना भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पूछ रखा है ना, वो सारे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, तो आप डरे नहीं। ठीक है। और आपने आज तक जो कुछ ही पढ़ रखा है एनपीओ में वो भूल जाए। वो है ना, अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर है कि जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो जो पीछे जो है ना वो उसको भूल जाओ, और अभी याद रखेंगे आप अब से इन सारी चीज़ों को जो बताएंगे। और एक नए तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और नया दृष्टिकोण होगा हमारा चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है। तो साथ में जुड़े रहे सारे बच्चे, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे चैप्टर का कि भाई ओवरव्यू है क्या, चैप्टर आउटलाइन चलेगा, फिर मैं नोटिंग्स लिखवाऊंगा, नोटिंग्स के बाद प्रॉब्लम्स होंगे, और फिर वो चलते जाएंगे। ठीक है। चलिए। तो तुम लोग सब चंगा, बढ़िया। अच्छा, इतना जैसे मैथ्स वैथ्स पढ़ रहा था तुम लोग, तो पढ़ पढ़ के सब मज़ा आया ना एकदम? ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा रिवीजन चालू करो। बोले भी थोड़ी देर पहले तुम लोग को कि रिवीजन चालू रखने का, एकदम रिवीजन छोड़ना नहीं। ठीक है। और जब भी क्लास में एंटर करो तो कम से कम 1 लीटर सैनिटाइजर तो। ठीक है। हाँ। और किसी तरह कोई चीज़ का टेंशन नहीं लो। जो क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग, वो फुल फ्लेजेड पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब सिलेबस का जो एवरी कॉर्नर होगा ना, वो सब का सब टच करा जाएगा, सिलेबस का सारा कॉर्नर टच करा जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, ये वादा है। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर पब्लिक वेलफेयर का चैप्टर है। ठीक है। और ये चैप्टर क्यों है, इसमें क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, या फिर ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सब बात करेंगे। पहले एक बार थोड़ा इधर उधर का बात कर लेते हैं हम लोग। ये चैप्टर भाई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लो ये हमारे लिए चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक टाइम खाना खाना भूल जाओ, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना ना भूलना। समझ रहे हैं? क्योंकि कम से कम एट लिस्ट ये चैप्टर 10 मार्क्स का आपको दिखेगा। 10 नंबर एटलीस्ट, ये चैप्टर 10 नंबर आपको, 10 10 मार्क्स का ये कवर करेगा। कम से कम 10 नंबर। ठीक है। इंस्टीट्यूट चाहे तो उसको 2 3 नंबर बढ़ा भी सकता है, या तो 16 कर दे, या तो 12 कर दे, उनके में फॉल जैसे करेगा। लेकिन कम से कम 10 मार्क्स का दिखेगा आपका चैप्टर परीक्षा में। परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? सर क्वेश्चंस सिंपल ही रहेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ट्रिकी रहेंगे।
क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे लेकिन थोड़े ट्रिकी रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ही सिंपल रहेगा। आपकी मैडम ने या फिर आपके सर ने जो पढ़ा रखा है 11-12 क्लासेस में, या आपने जो बीकॉम वगैरह में पढ़ रखा है, ठीक है, प्लीज़ इन सबको भूल जाए, ठीक है। हाँ, तो इन सबको भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी इसमें। बस क्या याद रखना है इसमें, ये छोटा सा जो इसका जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठा हुआ, बस उसको याद रखना है, बाकी सब चीज़ें भूल जानी है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर वो काम ही नहीं आना है यहाँ पर। अच्छा, तो काम क्या आना है? काम वो आना जो अपने पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, इसका नाम है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, एग्जैक्टली है क्या? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा। सीक मतलब क्या होता है पता है? सीक मतलब होता है चाहना, चाहत, चाहना कुछ भी। तो जिनको प्रॉफिट की चाहत नहीं है ना, वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। तो प्रॉफिट की चाहत किसको नहीं है? देखो, जो समाज सेवा करता है, जो समाज सेवा करता है उसको समाज से कुछ चाहिए होता है। जो दिल से समाज सेवा करता है उसको कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन जो दिल से समाज सेवा नहीं करता है ना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपको पता है क्या ना क्या चाहिए होता है? किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो दिल से समाज सेवा करता है उसको कुछ नहीं चाहिए समाज से। हाँ, वो दुआ अपने लिए भी नहीं मांगता, वो बोलता है किसी और के लिए दुआ कर दो, ठीक है। इसका इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कोई बेनिफिट नहीं चाहता है। अगर वो व्यक्ति कोई बेनिफिट नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि भाई वो व्यक्ति अगर कोई बेनिफिट नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करना चाहता है। तब सर वो वेलफेयर करना चाहता है। वेलफेयर का मतलब क्या हो गया? अपना समाज के प्रति अपना सेवा देना चाहता है, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपने तरफ से देना चाहते हैं। जैसे भगवान, ठीक है, भगवान सिर्फ देना जानते हैं, लेना जानते हैं क्या? क्या लेते हैं? दुख। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, वो सब दे देते, बोले तुम एडजस्टमेंट कर लो। दुख दुख तुमको सब दे देते हैं, यू जस्ट डू इट। प्रॉफिट लॉस सब तुम्हारे पास है, तो एडजस्ट करके देख लो क्या नेट में बच रहा है। बोलेगा सर नेट में तो अगर मान लीजिए किसी का लॉस बच रहा है, तो बोलेंगे वो तो कर्मों का फल है। प्रॉफिट बच रहा है, कर्मों का फल है, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया सर जिनको प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसके बदले वो क्या लेंगे सर? कुछ नहीं लेंगे वो, ठीक है। तो वो देंगे क्या फिर सर? वो वेलफेयर करेंगे हमारे लिए, हमको सेवा देंगे, ठीक है। सोसाइटी के प्रति अपना सेवा सेवा प्रदान करेंगे वो लोग। अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो गए सर? क्या जो सिर्फ सोसाइटी को सेवा देते हैं, क्या वही एनपीओज होते हैं? या फिर जो अपने आप को भी या अपने लोगों को कोई सेवा दे रहे हैं, अपने करीबी लोगों को सेवा दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे क्या? देखो, तो इस पे क्या बात करनी होगी थोड़ी, ठीक है, समझो। जैसे एक एनजीओ है, मान लो एक मुस्कान, ठीक है। हाँ, मुस्कान विद डबल ए, आ जाओ। उसमें क्या है? ये बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मान लो ऐसा, ये बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाया जाता है, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को इसमें रखा जाता है, ठीक है। उनको उनकी देखभाल करी जाती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इसलिए इसका नाम मुस्कान रखा गया, ठीक है। हाँ, ये इस एनपीओ का नाम के पीछे ये लॉजिक है। तो ये एक तरह ये इनको प्रॉफिट चाहिए क्या? बच्चों से इनको प्रॉफिट चाहिए नहीं। ये चाहते हैं कि बच्चे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया है, तो उनके ऊपर हम हाथ रखते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करें, वो बच्चे आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ऐसा। लेकिन जो ये काम कर रहा है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिएगा? उसको सिर्फ ये चाहिए कि इनका काम ठीक से हो पाए, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये बच्चों का एक तरह से आप वो कह लो संस्था है, ठीक है, समाज सेवी संस्था है, ठीक है। दूसरा, मान लो एक क्लब है, मान लो एक क्लब है, इसका नाम है रॉयल क्लब,
अब इस क्लब में क्या है, ये क्लब बोला कि भाई एक काम करो, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप लोग सब इसमें मेंबर बन जाओ। बोला कैसा सर्विस? बोला आप सैटरडे संडे आइए आराम से, या फिर किसी भी दिन आइए, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशली जब आपका ऑफ रहता है आइए, यहाँ पर गोल्फ खेलिए, यहाँ क्रिकेट खेलिए, ठीक है, यहाँ पर और भी जो आपको गेम्स खेलने हैं खेलिए, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हैंग आउट करना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। तो बोले इसके पैसे कौन देगा? आप लोग ही देंगे। बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले कोई मतलब नहीं है, आप सब लोग मिलकर एक संस्था बनाइए, जो संस्था आपसे हर महीने या फिर हर साल पैसे लेगी और आपको ही सर्विस प्रोवाइड करेगी, और वो कोई काम नहीं करेगी। मतलब एक ऐसी संस्था जो बनेगी और अपने में वो जो बनेगी और जो लोग उसको बनाएंगे वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे, वो उनसे ही पैसे लेगी और उन्हीं को ही सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिटी। ये लोग कौन हो गए? क्लब्स हो गए। तो इनका भी उद्देश्य प्रॉफिट चाहना नहीं है। ये भी प्रॉफिट चाह रहे हैं क्या सर? नहीं। अच्छा, तीसरा, मान लो, सर माने क्यों नहीं, मान लो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हो गया एक नॉर्मल जो संस्था जो जैसे बच्चों वगैरह के लिए करती है, आप लोग मतलब कॉमनली नोन एज एनजीओ, ठीक है, ऐसा आप बोलते हैं। और दूसरी संस्था ये रॉयल क्लब, एक ऐसा क्लब है जहाँ जो लोग कुछ लोग मेंबर्स बनते हैं और वो पैसे देते हैं, फिर उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, होली प्लेसेस या रिलीजियस प्लेसेस जिसको बोल लो, या फिर टेम्पल ईटीसी आप बोल लो। यहाँ भी लोगों को टेम्पल, गुरुद्वारा, यहाँ भी लोगों का क्या आता है, यहाँ भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। आप देखें कि लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, जो भूखे रहते हैं उनको खाना खाते हैं, कोई मदद चाहिए होता है वो वहाँ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है? इनको आपसे कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विस क्या? वेलफेयर के रूप में, समाज सेवा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे जहां आप जाओ बोलो हमारे पास पढ़ने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी इन सभी तरह की संस्थाओं से जुड़ी हैं। तो एक तरह से ये हो गया। इनका भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, ये सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। हाँ, आ रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम सब पहुँचेंगे। हॉस्पिटल्स, आप बोलेंगे भैया हॉस्पिटल्स तो ऐसा होता ही नहीं है। होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स दो तरह के होते हैं। एक हॉस्पिटल जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सिर्फ समाज सेवा करना होता है, वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और एक हॉस्पिटल जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है वो एनपीओ कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैं उससे ही बात कर लूँगा। तो अभी मान लेता हूँ कि वो हॉस्पिटल जिनका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। उद्देश्य होना चाहिए, आप याद रखें, उद्देश्य जो होगा ना इनका समाज सेवा करना होगा। समाज सेवा उद्देश्य क्या है सर? समाज सेवा। तो अगर समाज सेवा उद्देश्य है तो वो एनपीओ कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो अगर एनपीओ कैटेगरी में इनको आना है तो समाज सेवा इनका उद्देश्य रखना पड़ेगा, मतलब ये प्रॉफिट नहीं चाहेंगे, फिर से ये प्रॉफिट नहीं चाहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनका उद्देश्य होगा प्रॉफिट नहीं कमाना। ठीक है, तो भाई जब ये प्रॉफिट नहीं कमाना उद्देश्य हो गया, समाज सेवा करना चाहेंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे फिर इनके पास? पैसों की भी तो बात है ना, क्योंकि तो यूं ही तो नहीं समाज सेवा कर लेंगे हम लोग, तो पैसों की बात है, तो पैसे कहाँ से आएंगे इनके पास? अब देखो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम्स वगैरह क्या होगा, देखो जरा इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। खर्चा क्या होगा आपको पता है? जिस तरह का समाज सेवा ये करेंगे, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चों को पालता हो, ठीक है, कोई बच्चों की पढ़ाई वगैरह देखता हो, कोई ऐसी भी संस्था हो जहां पर आप 2 रुपए में टिकट बनवाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, वहां 50,000 का ऑपरेशन 5,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा हॉस्पिटल्स है। अच्छा, तो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा?
वो देखना है, क्योंकि एक्सपेंस क्या होगा आपको पता है, एक्सपेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का, हॉस्पिटल है तो भाई आपके खर्चे क्या होंगे पता आपको, अगर बच्चों वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो खर्चे क्या होंगे पता आपको, और अगर कोई क्लब्स वगैरह है तो खर्चे क्या होंगे, यू नो इट, राइट, ओके। तो सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत हद तक डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो दोनों ही डिपेंड करते हैं बेसिकली, एक्सपेंस क्या होगा कैसे होगा और सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा कैसे होगा, वो भी दोनों डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। देखिए जरा, अब मान लो कोई भी एनपीओ इन जनरल, कोई भी एनपीओ, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, सबसे पहले कोई भी जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उनके पास जो पैसे आते हैं वो आते हैं डोनेशन से, डोनेशन। तो भाई ये डोनेशन कौन देगा, इन संस्थाओं को डोनेशन कौन देगा, हाँ कोई भी दे सकता है डोनेशन। अब डोनेशन भी ना दो तरह के हो गए, एक हो गया नोन, नोन नहीं बोलो इसको, एक हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, मैं अभी ओवरव्यू ले रहा हूं, ठीक है एक बार, और एक हो गया एनोनिमस, एनोनिमस डोनेशन, अज्ञात एनोनिमस डोनेशन, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा भैया, से मान लो हॉस्पिटल है, उसमें एक वार्ड बनाना है, ठीक है, मैं अपने कोलकाता में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करता हूँ, जैसे आप विश्वदानंद सरस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे आप, तो वहाँ देखेंगे कि कहीं ना कुछ लिखा था, इस वार्ड का निर्माण इनके द्वारा हुआ और इन्होंने इतना रुपया इतनी राशि प्रदत्त करवाई, ऐसा लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उन्होंने डोनेट करा है और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेट करा है। वो स्पेसिफिक पर्पज क्या है, वार्ड नंबर, वार्ड बनाना, मान लो एक महिला वार्ड बनाना है जहां पर सिर्फ महिलाओं का इलाज होगा, ठीक है, वो महिला वार्ड बनाना है, समझो। तो महिला वार्ड जो बनाना है, उस महिला वार्ड को बनाने में केवल कुल 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। अब वो 5 लाख रुपए खर्च होंगे तो 5 लाख रुपए आएंगे कहां से, क्योंकि उस हॉस्पिटल को प्रॉफिट नहीं कमाना है, समझो, उस हॉस्पिटल को सर्विस देना है, हम ऐसा मान रहे हैं कि उस हॉस्पिटल को सर्विस देना, और सच में हॉस्पिटल सर्विस देता ही है, अच्छा सर्विस देता है, ठीक है। वहां पर बेड चार्ज आपको 110 रुपया से लेकर के 300 रुपये तक मिल जाएंगे, इतना कम बेड चार्ज कहीं होता क्या, नहीं होता, ठीक है। आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको बस 2,500-3,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है, और डॉक्टर का विजिटिंग फीस 300 रुपये 350 रुपये रहता है, कोई बड़ा डॉक्टर का बता दिए होंगे तब, नहीं नहीं, विजिटिंग फीस मतलब जब डॉक्टर देखने आते हैं, ठीक है, राउंड पर आते हैं, अच्छा वैसे आप दिखाएंगे तो आपको 50-60 रुपये इमरजेंसी में बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों चल रहा है सर, इनको संस्था पैसा देती है, कहती है कि आप, संस्था चाहती है कि समाज को अच्छी तरह से ना हेल्थ सर्विसेज मिले। अभी देखो ना, कोरोना के टाइम पर हेल्थ सर्विसेज सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, किसी देश की इकोनॉमी 3 चीज़ पर टिकी है, सबसे पहली चीज़ कौन सी है बताओ, अगर किसी देश की इकोनॉमी मतलब, या किसी देश को खड़ा रहना, इकोनॉमी छोड़ो चलो, मैं एकदम इन जनरल से बात करता हूँ, किसी आपके घर को अगर मान लो स्ट्रांग रहना है, सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया होना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज बढ़िया होना चाहिए, ऐसा। तो वैसे ही किसी देश को अगर ढंग कर होना है तो हेल्थ सर्विसेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, एडुकेशन बढ़िया होना चाहिए, ये सब बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको वो दे दो, हाँ 1 लीटर दे दो, नहीं नहीं वो जरूरी है, अरे और ये असली कीटाणु नाशक है, हाँ हाँ, इसमें इसमें आदमी भी चला जाता है वो जाता तो जाता ही है, ठीक है। चलो खैर कोई ना, आ जाओ। तो अच्छा एक चीज़ ज़रूर है, रिमोट वो देखो एसी है कहीं है क्या, हाँ देखना ज़रा एसी का रिमोट कहीं हो तो, हाँ तो ज़रा, अगर उसका टेम्परेचर वगैरह आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बताना मेरे को, कि कितना दिख रहा है मेरे को, तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को, अभी नहीं, अभी बताओ 20 पर है, अभी बताओ, हाँ अभी ठीक है, चलो एकदम आराम से, एसी वेसी से जितना हो सके दूर रहो, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज चलती हैं तो वी नीड सम ठंडा, ठीक है, तो वी हैव टू मेक इट कोल्ड ताकि सारा चीज़ शांत रहे और हम लोग भी शांत रहे, क्योंकि हमको पता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर जा रहा है,
हाँ बाबू, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। तो भाई हम लोग कहाँ थे, हाँ हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो जो महिला वार्ड बनाना है, उस महिला वार्ड को बनाने में 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख रुपए कैसे आएंगे, बहुत चिंतित है। कौन चिंतित है, तो भाई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। तो कोई एक आप में से भला मानुष उठकर गया, मान लो ये भाई साहब गए, सूरज नाम है, ठीक है, सूरज गए, इनका व्यक्तित्व भी सूरज की तरह चमकदार है, बोले ना मेरा दिल बहुत बड़ा है, हम आपको 5 लाख रुपए देते, आप ये महिला वार्ड बनाइए और इसमें सबका इलाज कराइए, सस्ते में इलाज कराइए, और कोई राशि अगर आपको चाहिए तो आप वो भी राशि ले लीजिए। तो आप सारी राशि ले लीजिए जितनी आपको चाहिए, लेकिन आप इस वार्ड का निर्माण जो है एकदम कायदे से करिए, और यहां पर जो इलाज है बहुत कायदे से करवाइए, किसी भी तरह की परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डोनेशन हो गया ना बेटा, ये कौन सा डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन, एकदम पकड़ने का, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब ये सर, ये डोनेशन मिला तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला, और तुम लोग तो मेरे से पढ़ा है पहले, तो थोड़ा एकदम क्या ना अंदर से तुम लोग को फीलिंग आ रहा होगा। खैर नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, फीलिंग तो आएगा ही आएगा। मतलब हम अगर खून में डेबिट रेट नहीं दौड़ा दे तो फिर हम टीचर नहीं यार, समझो तुम, ठीक है। अभी सवाल अगर यूं नहीं बनेगा ना तो बताना मेरे को, यूं बनेगा सवाल। और हाँ, ये तकलीफ देह टॉपिक हो जाता है कभी कभी किसी के लिए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना आपकी, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे ताकि किसी चीज की परेशानी नहीं है बाद में। हाँ जी, जी एग्जैक्टली, चलो क्या है, आओ। एनोनिमस डोनेशन का मतलब क्या है, कुछ भले मनुष्य दुबे जी हमारे जैसे भी हैं, ठीक है, कुछ इनके जैसे भी हैं, तो हम लोग भी क्या बोले, हमारे तरफ से भी कुछ पैसे रखिए, आप ये लीजिए 1,000 रुपए, ठीक है, ये 1,000 रुपए रख लीजिए आप। तो ऐसा करने के लिए मेरा नाम नहीं लिखा गया, वो उसमें एक जगह उन्होंने ये किया है, हाँ उन्होंने ये किया है कि एक बॉक्स रखा है, उसमें कहा है कि हम महिला वार्ड का निर्माण कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ से कोई भी दान करना है या फिर स्वेच्छा से कुछ भी दान करना है तो कर सकता है। तो हम लोग भी गए अपने तरफ से 1,000 रुपए डाल दिए, 500-500 के 2 नोट स्टेपल कर दिए हमने नोट, ठीक है, या फिर ऐसे चिपका दिया था कि पता चले हम ही लोग का नोट एक साथ मिला है, ठीक है। अब वो पेटी खुली, भाई साहब ने 4 लाख रुपए दिए थे, मान लो पेटी खुली, 1,25,000 रुपए निकल गए। अब वो 1,25,000 कौन से डोनेशन हो गया, एनोनिमस डोनेशन। अब उस एनोनिमस डोनेशन को कैसे यूज करना है भाई, डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर में, वो जैसे यूज करे, क्योंकि उसमें अगर लिखा है कि महिला वार्ड के लिए ही सब सिर्फ यूज होगा, तब वो महिला वार्ड के लिए यूज होगा। अगर उसमें लिखा है कि आप इसमें दान कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से कुछ भी पैसा, तो वो किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या ना आपको थोड़ी सी बात समझ में आ, मैं इन सारी बातों का डिस्कशन धीरे धीरे करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए। तो पहली चीज तो भाई ये हो गई कि भाई इनका पहला सोर्स ऑफ इनकम जो है डोनेशन हो गया। अभी ये डोनेशन कहां से आएगा बेटा, डोनेशन आएगा सबसे पहले एक स्पेसिफिक डोनेशन होगा और एक एनोनिमस डोनेशन होगा। वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट, बिग अमाउंट ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में, नहीं नहीं, कि छोटा कम अमाउंट का डोनेशन मिला, बड़ा अमाउंट का डोनेशन मिला, वो भूल जाओ, ठीक है, उतना सोचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जितना आपने अभी आप एक बात समझो, आपने आज तक अपने जिंदगी में जो कुछ ही पढ़ा है उसे भूल जा, जो मैं कहूंगा उसे याद रख, ठीक है। तो बस आपको आपको ना, इवन वी आर मतलब आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन दैट टॉपिक ऑल्सो यू हैव टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो क्या याद रखना है भैया, जो पढ़ाएंगे वो याद रखना है, क्योंकि एक नए तरह से पढ़ाएंगे आपको, एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। इस देखो, जब आप कुछ नया चीज पाने जाते हो ना, तो वहां पर ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं भी नई तरह की होती हैं, समझ रहे ना। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, आपके बचपन में आपकी बाधाएं कुछ और होती होंगी कि मेरा चॉकलेट मेरा छोटा वाला भाई छीन कर खा गया, मेरी बड़ी वाली दीदी मेरा चॉकलेट छीन कर खा गई, ठीक है, यानी मम्मी ने मेरे को 10 रुपए कम दिए, वो आपकी चिंताएं रहती थी। आप जब 11-12 में आएंगे, आपकी चिंताएं रहती हैं कि यार वो वाली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ठीक है, ये सबसे बड़ी चिंता रहती है बच्चों की, ठीक है। हाँ, कि यार अब क्या होगा, वो तो फिर क्या होगा, ये चिंता रहती है। जब आप सीए के कोर्स में आते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी यूं पलट जाती है, ठीक है। फिर आपकी चिंताएं होती है कि इस सब्जेक्ट में अगर 70 आ जाए
और उस सब्जेक्ट में 40,000 टोटल मिला के हम 50% पार कर जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। फिर आपकी चिंता सिर्फ यही रहती है। तो अलग अलग स्टेजेज में आपकी जो बाधाएं हैं ना वो बदलती रहती है। तो इस स्टेज में आपकी बाधा ये है, 11-12 में सबसे बड़ी बाधा वही रहती है, पढ़ाई लिखाई। तो टीचर तो पढ़ाएगा जो पढ़ना है। और वैसे 2 साल से बच्चों की बाधाएं सिर्फ वही है, दिन भर घर में रहना है, फिर फोन चलाना है। अब फोन चलाना है तो फोन अकेले थोड़ी चलाएंगे, क्योंकि पबजी भी तो बंद कर दिया। तो कुछ चाहिए ना भाई इंटरटेनमेंट के लिए। चलो ऐसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी कुछ है क्या? वो उसी को पबजी बोलते हैं यार। हम एक दिन हम एक्चुअली हम भी रखे हैं। तो हम कभी कभी हाँ, इसमें क्या ना, अभी 3 दिन से मेरे को 3 जैसे जितना दिन से तुम लोग का काम कर रहे हैं, 3 दिन से जब हम जैसे एंटर कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं हो रहा, 1 मिनट भी नहीं, मेरे से बंदूक उठा रहा, कोई आया पीछे ठोक दिया, हेडशॉट, सिर्फ हेडशॉट मार रहा है। हम बोले यार हद है, ये क्या हो रहा है। हाँ तो भारत का भविष्य है ना, तुम देखो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। देखो ये, हाँ कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो, हम कभी ऐसा नहीं कहते किसी बच्चे से कि तुम पढ़ेगा लिखेगा तो ही नवाब बनेगा, और खेलेगा कूदेगा तो खराब बनेगा ना। तुम नवाब किसी भी तरह बन, लेकिन नवाब बन, समझा ना। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए अप्रोच। तुम यूट्यूबर बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, बनो, बढ़िया काम करो, ठीक है। अब देख लो तुम लोग, अब हम क्या बोले। चलो, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन। आपको समझा दिया भाई स्पेसिफिक डोनेशन और एनोनिमस डोनेशन का क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमने एक अस्पताल का एग्जाम्पल लिया था। और क्या इनके सोर्स ऑफ इनकम होंगे बोलो तो? अच्छा, पेज ही खत्म हो गया क्या? ऐड ही नहीं किया क्या? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 300 नहीं, एक बार 50 पेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी 300 करेंगे तो छोड़ो ना, कभी कभी कुछ कुछ काम करने में आनंद आता है। चलो अभी ठीक है। पेज नंबर नहीं डाला हुआ है, पेज नंबर भी डाल दे, तुम लोग रो मत। बच्चे बहुत रोते हैं भैया पेज नंबर नहीं पड़ा है, लो पेज नंबर डाल देते हैं। क्या ये सब मतलब है, तुम लोग रोता रहता है। कौन से तरीके का पेज नंबर चाहिए बताओ? हम तो ऐसे लास्ट वाला डालते हैं, पेज 1 of 53। ऐसा इसका साइज रखते हैं 11 का, इसको करते हैं बोल्ड, और फिर इसको सेंटर में कहाँ रखना ये बताओ? यहाँ सेंटर में रखते हैं, और सेंटर में रख के ओके कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है? कॉपी? अच्छा, पेज 1 of 53, ठीक है। तो ऐसे करके होगा, पेज नंबर चलेगा, खराब। उसके बाद और क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है ये बताओ मेरे को। क्या? ओ, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आप लोग बचपन में पढ़ रखे हैं तो आपको तो याद होगा सब्सक्रिप्शन। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस का स्टूडेंट है, वो जिंदगी में पहली बार ये मतलब 11-12 साइंस से पढ़ा, उसका फिर मतलब हृदय परिवर्तन हो गया, समझो। और हृदय परिवर्तन हो गया और हमारे साथ मिल गया, बोला भैया हम यहाँ आएंगे। हम बोले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और तुम यहाँ भी ज्ञान लो। तो उस बच्चे का अगर हृदय परिवर्तन हो गया, वो आ रहा है। हृदय परिवर्तन का मतलब है, देखो अगर आप साइंस ले रखे हैं ना, तो भाई आप तो बहुत महान है, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान है। और आप कॉमर्स ले रखे हैं तो आप फिर यहाँ भी अच्छे इंसान हो, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह अच्छा होता। लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर, आप यहाँ आ गए, हृदय परिवर्तन आपका हो गया है, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको? आपको समझ नहीं आएगा, फिर हो सकता है कि भाई क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, बच्चे तो बोल दिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का बस एक ही मतलब है, चंदा। बोलेंगे सर चंदा तो वहाँ भी, डोनेशन का मतलब भी तो चंदा होता है सर, सब्सक्रिप्शन का मतलब भी चंदा होता है। देखो, काफ़ी चंदा के पीछे नहीं रहना, यहाँ रहना है। देखो, डोनेशन वो अलग चंदा, सब्सक्रिप्शन ये अलग चंदा है। अच्छा, तो सर ऐसे अलग कैसे? सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर जगह के मेंबर हैं, ठीक है, और आप हर बार उनके कुछ मेंबरशिप के फीस का कुछ हिस्सा आप इस तरह देते हैं, ऐसा, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ये क्या होता है? मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे भी वो दें। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इनका ये हो गया। ये कौन देंगे सर? जो मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स लोग प्रोवाइड करेंगे। अब बताओ तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है इनका, जल्दी बताओ। ट्रस्ट तो संस्था हो गई। अरे कुछ तो बोलो,
तुम लोग ही बोल लो क्या होगा, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? पिछले साल, अरे पिछले साल का बचा हो तो इनकम थोड़ी होगा। अरे रात का खाना अगर बच गया सुबह में तो खाना ही रहेगा वो। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इवेंट्स, देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स लॉजिकल कोर्स है, सोचने वाला कोर्स है। यहाँ पर रटाया रटाया कुछ नहीं होता बॉस। एक बात याद रखना, इफ यू आर इन अ सीए कोर्स, बस टैटू ऑन योर फोर हेड कि यहाँ पर रटा रटाया कुछ नहीं होगा। ये रट ले रहा है, ये सवाल आ जाएगा, बस रटते रहो फिर, और सवाल आते रहेगा। ठीक है, और तुम पास होते रहोगे। पास होने के लिए यहाँ से लॉजिकल बनना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका ये इवेंट को लेके नहीं बोल रहे। ठीक है, ये कुछ होगा, याद आया तो बोल दिया, नहीं याद आया तो नहीं बोला। ठीक है, इवेंट्स मतलब क्या? जैसे मान लो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं। कोई बच्चों वाली संस्था है, ठीक है, चिल्ड्रन वगैरह को रख रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कंपटीशन करा देंगे, ठीक है, डांस इवेंट करा देंगे। ऐसा कुछ, ये सबसे फेमस डांस इवेंट होता है इनमें। ठीक है, वो एकदम जो फेमस एग्जाम्पल है वही लो। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि नहीं ये समझ आया नहीं है क्या है। जो फेमस एग्जाम्पल है वही लो। डांस इवेंट, डांस इवेंट क्या होगा? जैसे मान लो कोई संस्था है बच्चों वाली, वो बच्चों का डांस ऑर्गेनाइज कर रही है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, और बोला कि सबको 21 रुपये फीस दो, 20 रुपये फीस दो और डांस देखो। ठीक है, ये इवेंट है बच्चों का, आपकी एंट्री फीस है 20 रुपये। अब ये लोग 1000 नहीं मांग रहे, 100 नहीं मांग रहे, 500 नहीं मांग रहे, 200 नहीं मांग रहे, ऐसा नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कितना मांग रहे हैं, 20 रुपये। बहुत ज़्यादा ये कम पैसा है इवेंट को देखने का। तो ये इनका क्या रहता है, इनकम और कहाँ से होता है सर? ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज से रिसीट्स होती है। ठीक है, वो रिसीट्स इनकी इनकम होती है। अब प्लीज़ इसको टेक्निकली तुम लोग ये इसमें नहीं बोलना कि सर ये रिसीट्स है, इनकम थोड़ी है ये। रिसीट्स और इनकम में डिफरेंस है, तो बातें बाद में करेंगे। एक बार ओवरऑल बस आउटलाइन ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई क्रिकेट क्लब है। ठीक है, हाँ कोई क्रिकेट क्लब है, मान लो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, अब वो जो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी है ना, उस महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी के अंदर में बच्चों से एकदम 100 रुपये लिया जाता है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, कुछ पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, लेकिन क्रिकेट बहुत बढ़िया सिखाया जाता है। अब बोलेगा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है ना, ना व्हाट दिस क्रिकेट टूर्नामेंट इज सर, यहाँ पर अगर क्रिकेट टूर्नामेंट, अब देखो एमएसडी का क्रिकेट टूर्नामेंट का अकेडमी, क्रिकेट का अकेडमी है, तो पता है वैसे ही बच्चे सब वहाँ पे जाएंगे, और उनके सिखाए हुए बच्चों के अगर मान लो कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो धोनी का शॉट देखने के, हेलीकॉप्टर शॉट देखने के लिए जाएगा ही सब, कि कोई ना कोई बच्चा तो पक्का धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फीस वगैरह भी हो सकती है ज़्यादा रख दे वो, एंट्री फीस वगैरह, लेकिन एंट्री फीस यहाँ पे 20 रुपये। वो क्या करेंगे पैसा, उनके पास बहुत पैसा है, भगवान ने दिया है, वो वेलफेयर कर रहा है। इस केस में वो 20 रुपये क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस के खर्चे में डाल दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह में यूज़ होगा। ठीक है, या फिर टूर्नामेंट का जो खर्चा होगा वो उससे एडजस्ट होगा। तो टूर्नामेंट का जो रिसीट रहेगा ना, ये भी इनका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब देखो और क्या सोर्स ऑफ इनकम इनका होना चाहिए, ऐसे बहुत सारा कुछ है, तो बात करेंगे तो दिन भर करते रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार 2 4 5 जो मेजर इनकम है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, और भी इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो कुछ सेल करने से होगा, सेल ऑफ ओल्ड आर्टिकल्स। कोई भी चीज़ सेल करेंगे, ठीक है, उनके पास बहुत कुछ ना कुछ पुराना सामान पड़ा रहता है, कुछ सेल कर देंगे तो उससे जो एक इनकम होगा वो एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो इनका ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो गए, इनके कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम हो गए, बहुत सारे कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये इन इनकम्स को, इनकम एक तरफ आ गया,
इनकम एक तरफ आ गया और एक्सपेंस एक तरफ आ गया। मान लो इनकम है 4 लाख रुपए का और एक्सपेंस हुआ है 3 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट? नहीं, यही चीज तो सीखना है। ये प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि ये प्रॉफिट चाहते नहीं है। प्रॉफिट चाहने के लिए इनको हर सामान इस उद्देश्य से बेचना पड़ता, लेकिन तो मांग मांग कर लाए हैं। आप कभी कोई चीज मांग कर लाते तो क्या आपका प्रॉफिट होता? नहीं। मैं एकदम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये बच्चा है, ठीक है, इसको मूवी देखने जाना है। कौन सा मूवी देखेंगे आप बताइए? अभी कौन सा आ रहा है? कौन सा? और पुष्पा क्या है? अच्छा वो उधर, अच्छा ओ, बस बस बस। अच्छा बच्चा को ज़्यादा मूवी देखता था। ठीक है, केजीएफ। केजीएफ चैप्टर, ओ केजीएफ चैप्टर, इसमें भी चैप्टर्स है। केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखने जाना है। ये सबको फ़ोन किया, हमको फ़ोन किया, भैया चलेंगे, बोले ना टाइम नहीं बाबू। उसको फ़ोन किया, चलो क्या? बोला हमको पढ़ाई करना, अभी टीवीएम का फिर से टेस्ट होगा, टीवीएम रिवाइज करना है। उसको फ़ोन किया, बोला ना हम नहीं जाएगा। इसको फ़ोन किया, हम तो नहीं जा सकते, देखिए अभी हमको बात करना पड़ेगा घर में, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सब अपना अपना बता दिया। ठीक है, अब एक सोच रहे क्या क्या करें। ठीक है, तो ये किसी दूर के दोस्त को फ़ोन किया जो बहुत दिन से फ़ोन नहीं किया। सुनो पिक्चर देखने जाना है, चलोगी क्या? तो बोले हाँ चलेंगे, खाली हम एक तो ऐसे 6 महीने से पिक्चर देखने नहीं गए, और मान लो सिनेमास खुल गया। ठीक है, और ये भाई साहब जा रहे हैं आईमैक्स 3D में। ठीक है, तो 700-750 मान लो टिकट लग रहा। ठीक है, एक आदमी का। तो घर गए, पिताजी को बोले, पिताजी 1500 रुपये चाहिए। पिताजी बोले किस लिए? बोले 2000 चाहिए। बोले अभी तो 1500 मांग रहा था, अभी दो किस लिए? वो बोला 500 खाने पीने के लिए चाहिए, 1500 टिकट के लिए चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर देखने के लिए। पिताजी बोले ठीक है बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम बेचारा इतने से कहीं गया भी नहीं है, खाली पढ़ पढ़ के परेशान हो, तुम जाओ। घर वालों को भी दिखता है ना, बच्चा 14 घंटा पढ़ रहा। अब क्या पढ़ रहा पता नहीं, लेकिन पढ़ रहा है। ठीक है, जो पढ़ रहा हो तो रिजल्ट में आता है। हाँ, तुम नहीं पढ़ रहे 14 घंटा तुम लोग, फिर आदत डलवा डलवा देंगे तुम लोग को 14 घंटा। अरे बाबू 14 घंटा से कम पढ़ लेगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो, तो अभी क्या रहेगा, अभी इनको मिल गया 2000 रुपये। क्या ये 2000 रुपये इनका प्रॉफिट है? उस 2000 में मान लो ये आईमैक्स 3D का बोल करके, ये आईमैक्स 3D में गए, उस दिन गए, मान लो 750 रुपये टिकट का प्राइस है। ठीक है, बढ़िया केजीएफ वगैरह ठीक कहीं भी देख सकते हो, वैसे 3D में देखने के लिए वो वाला पिक्चर चाहिए होगा। आईमैक्स में जाएंगे तो कोई साइंस फिक्शन मूवी देख सकते हैं, बढ़िया लगेगा। ये साहब कहाँ गए, कहीं वहीं वहीं पर चले गए, इनको टिकट का प्राइस लगा 400 रुपये। तो 400 इंटू 2, 800 रुपये। और इन्होंने 700 रुपये क्या किया, कुछ खाना पीना, नॉर्मल एंटरटेनमेंट, तो 1500। अभी 2000 में से 1500 खर्च होगा, 500 बचे। 500 क्या इनका प्रॉफिट है? प्रॉफिट कौन सा होगा? जो सामान बेच करके आएगा। उद्देश्य मेरा प्रॉफिट कमाना है, ऐसा। इनका उद्देश्य का प्रॉफिट कमाना नहीं सर, जो बच गया वो मेरा पड़ा हुआ है, वो क्या, सरप्लस। खर्चा कम हुआ इसलिए पैसा बच गया, समझ रहे? तो ये जो है वो क्या है सर, ये सरप्लस है। हाँ, जो बच गया उसे याद रख, जो चला गया उसे भूल जा, बस। ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। वो लाइन है उनका, उसमें इसमें ये लाइन है कि वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। दिल बेखबर तू याद रख, तुझे जो मिल गया उसे याद रख, और जो चला गया उसे भूल जा। ये चीज़ आप इसको रियल लाइफ में भी अपना सकते हैं कि व्यक्ति को मान लो ये सब एक ही जगह नहीं जोड़ना है। ठीक है, इस दुनिया वहीं से शुरू नहीं होती, दुनिया वहाँ जाकर हो सकता है कि वहाँ से उसके साथ साथ में चलती है, वो फिर अपने चलती रहती है। लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। सब कुछ वो 11-12 तक सोचना है वहाँ के बारे में, बाकी तो अभी तो डिफरेंट है सब। तो भाई ये सरप्लस हो गया। अगर मान लो यही 5 लाख रुपए होता तो क्या होता? अब देखो इसको कैसे समझा जाएगा। भाई साहब गए, ठीक है, टिकट का प्राइस अभी 900 बोल दिया वो, तो 900 इंटू 2, 1800 रुपये। ठीक है, इनके, और इन्हें खाने का कितना हो गया, 500, 2300 रुपये।
300 रुपये कम पड़ रहा है, मेरे को तुरंत फ़ोन आया, भैया फ़ोन पे करिए ना 300 रुपये। मतलब क्यों, क्या हुआ? अर्जेंट है। बोला लो 300 नहीं 500 कर देते, हम समझ रहे हैं अर्जेंसी क्या है, कम नहीं होना चाहिए, 700 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जाओ, ये सभी सर्विस अवेलेबल है, जाओ। तो 700 मिल गए इनको। क्यों मिले 700? नुकसान हुआ था क्या? ना, कमी हो गई थी इनको पैसे की, तब मिले, समझ रहे हैं ना, डेफिसिट। अच्छा, हाँ। तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग, अभी देखो आधे घंटा हमने 40 मिनट नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिस्कस करा, थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत जरूरी है कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया। सर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो उसको क्या चाहिए सर? वो सिर्फ समाज सेवा करेगा। उसके इनकम के सोर्सेज क्या होंगे सर? उनके इनकम सोर्सेज डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इवेंट्स, ऐसे करके। खर्चे क्या होंगे सर? उन्हें खर्चे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ होगा, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाएंगे बाद में क्या होता है। सैलरी होगा स्टाफ का, टेलीफोन का खर्चा, ठीक है, रेंट होगा, गार्डनर की सैलरी होगी, ये सब नॉर्मल जैसा जिस नेचर का रहा उस नेचर का इनकम एक्सपेंस, ठीक है। बचेगा तो क्या बोलेंगे? सरप्लस। और घट गया पैसा तो क्या बोलेंगे? कमी, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे वो जो है इस तरह कुछ जाता है, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 लिखते हैं इसका। हाँ, लिखो एकदम। अच्छा, कॉपी सब बढ़िया से मेंटेन करना, कॉपी नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्लासमेट वाली कॉपी लेना, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, पेज नंबर सब में लिख लेना, इंडेक्सिंग पहले पेज में कर लेना, और फिर जैसे होगा वैसे जाएगा। तुम लोग भी अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपरली, तो मेक अ कॉपी नोट, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्लासेस रहेंगे वो कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे पढ़े मिलेंगे आपको, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग वाला चैप्टर भी पढ़ रहे हैं आप, तो कम से कम वैसी एक्टिविटी भी करिए आप, ठीक है। हाँ, और आप बेल आइकन में जाएंगे ना, वैसे बेल जहाँ रहता है उस आइकन में जाएंगे, तो आप आइकन को प्रेस करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा, आप ऑल वाले में क्लिक करना, ताकि जो कुछ भी इसमें इस चैनल में जाए वो सब आपको चला जाए, ठीक है। क्योंकि 3 ऑप्शन रहता है, ऑल, पर्सनलाइज, और नीचे में कुछ और रहता है, मेरे को याद नहीं है, नन। तो आप ऑल वाले में क्लिक करना, तो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हमारे बहुत सारे क्लासेस प्रीमियर्स भी होते हैं, तो हो सकता है ये भी क्लास प्रीमियर होगा। तो अगर प्रीमियर होगा तो आप सेट रिमाइंडर में जाकर आप बस वहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी क्लास से पहले ही, ठीक है, आप क्लास कर लेंगे। चलिए, देखो जरा, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई भी, वो 2 तरह का हो गया। वो 2 तरह का हो गया, कौन कौन सा 2 तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया? सुमन, वो नोट्स लाई हो क्या? हमको नहीं चाहिए वो, कुछ लाई कि नहीं? अब ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बेटा 2 तरह के होगा, कौन कौन से हो गए भैया ऑर्गेनाइजेशन? देखो जरा, चलो ये सारा डायग्राम्स वगैरह तुम लोग कॉपी बनाओगे, ठीक है, एकदम प्रॉपरली। एक हो गया प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक हो गया नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया? एक हो गया प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक हो गया नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपने लिए अकाउंट्स क्या बनाएंगे, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो अपने लिए अकाउंट्स क्या बनाएंगे? उन वो क्या बनाएंगे? नॉन प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, वो अपने लिए क्या बनाएंगे?
प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोग क्या बनाते हैं आपको पता ऑलरेडी, बचपन में पढ़कर आए हैं, क्या बनाते हैं जल्दी बताओ? ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, राइट? हाँ, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए तो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? ये तीन चीज़ें वो लोग बनाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं क्या? ये तीन चीज़ें वो लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये एकदम जो है तुम लोग को एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं करना, मान लो तुम लोग से गोल नहीं हो रहा ये सब नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट बना लेना है प्रॉपर, ठीक है? स्केल पेंसिल के नहीं चाहिएगा, सब पेन से खींचो प्रॉपर, इतना टाइम नहीं रखने का, टाइम नहीं हमारे पास में। हाँ, तो एटलीस्ट चार्ट इसलिए बना रहा है कि हमको बस याद रहे, ठीक है, जल्दी याद रहे। हाँ, और हम लोग जो ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर ये जो बनाते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बनाते हैं, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्रॉफिट क्या कमाए हैं क्या नहीं, ठीक है? टू नो दी प्रॉफिट, ठीक है, टू नो दी प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट जानना है इसलिए हम ये बनाते हैं, ठीक है? अब नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या बनाएगा? हाँ बताओ क्या बनाएगा? हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. वो बनाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही है, एकदम सही पकड़े हैं शर्मा जी। जो भी है जी, लेकिन हैं आप। चलो, हाँ, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या बनाएंगे भैया? नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है ना, ये लोग बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे देखो जरा। ओह, ये लोग जो बनाएंगे ना, ये लोग बनाएंगे, अरे ये डिफरेंट कलर आ गया इसमें, आ जाओ, चलो, एक, दो और तीन। अब ये क्या क्या बनाएंगे देखो, ये लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या बनाते हैं? और बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाते हैं? और बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है? तो ये लोग सिर्फ तीन चीज बनाते हैं, इनका जो नाम रहेगा वो कुछ इस तरह रहता है। क्यों? क्योंकि इनको ना प्रॉफिट नहीं चाहिए, इनको चाहिए होगा कि भाई क्या पैसा हमने बचा लिया, इनको बस ये चीज़ चाहिए, कितना पैसा बचा और कितना पैसा नहीं बचा, इनको सिर्फ ये चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये इसलिए ये तीन चीज़ बनाते हैं। और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या बनाते हो आपको पता है ऑलरेडी। चलो, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वो दो तरह के होंगे हमारे पास, प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट सीकिंग। और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में का एग्जाम्पल जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा बेटा, देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनीज का बिजनेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट तरह का टाइप्स हो गया कि जो लोग प्रॉफिट
चाहते हैं उनको ये सब काम करना पड़ता है। और कंपनी बेसिकली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाती, वो उनका जो रहता है वो क्या रहता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली कंपनीज का। तो खैर इसको इसमें इसे आप ऐसा समझ लेंगे थोड़ा सा। नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले हो गए, वो कौन कौन से होंगे, क्लब्स, सोसाइटीज, सोसाइटीज, ईटीसी। ठीक है, पॉइंट नंबर वन आपका ये रहा। अब पॉइंट नंबर टू आ जाओ। सोसाइटीज, ईटीसी। लिखना, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन are those non-profit seeking organizations are those which, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हुआ, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज which incorporated which incorporated which incorporated for the benefit of society, benefit of society, they are not meant to seek profit, they are not meant to seek profit। थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्यों वो लग रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया, अब एक दो दिन के बाद वो ठीक चलेगा। चलो, पेन चाहिए तो इसमें देखो ऊपर वाले में होगा। हाँ, जो पेन बोला था वही। चलो आ जाओ, पॉइंट नंबर थ्री पर आना। पॉइंट नंबर थ्री, सब पॉइंट वाइज मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉपर एकदम नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। लिखो, प्रॉब्लम टाइप्स, प्रॉब्लम टाइप्स, किस टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा परीक्षा में, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से। हम नोट्स में जो कुछ भी लिख रहेगा कुछ भी बकवास नहीं रहेगा, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा चीज़ आप कॉपी करेंगे अच्छे से और एकदम प्रॉपर।
लिखा, आगे बढ़े, चलो। तो ये प्रॉब्लम टाइप्स का मतलब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम टाइप्स का मतलब हो गया कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, लिखो उसके नीचे लिखो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स which will be asked in examination, in examination, कि किस तरह के प्रॉब्लम्स परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, कि किस तरह के प्रॉब्लम्स परीक्षा में पूछे जाएंगे। लिखो, पहला नंबर, क्या क्या दिया रहेगा तो क्या क्या बनाना लिखना। रिसीट्स एंड पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना कि कैसे कैसे किस किस तरह से प्रॉब्लम वो पूछेंगे। तो लिखना रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, receipts and payments account will be given receipts and payment account will be given, and we need to prepare what we need to prepare, देखो क्या क्या बनाना है हमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला हो गया। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट। इसको वर्किंग में बनाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या यहाँ पर तो सब चीज़, आप यहाँ जो वर्किंग भी लिखते हैं ना, वो भी आपका आंसर का पार्ट है, याद रखिएगा। वर्किंग आंसर का पार्ट होता है। वर्किंग, वो जो नंबर आपको ऊपर में लिखा रहता है, आप कभी सीए की परीक्षा की आप कोई भी पेपर देखेंगे, उसमें लिखा रहता है वर्किंग शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब जब आप आंसर लिखेंगे तो वर्किंग उसमें होना चाहिए, और उस वर्किंग पे ही मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है, नंबर मिलेंगे उस पर भी, वो चेक होंगे, वो सब देखेगा नहीं, उस पर नंबर रहते हैं, ठीक है। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या हो गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, एंड उसके साथ बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों, ठीक है, प्लस और भी जो वर्किंग वगैरह होगा बनाना है। मतलब पहला जो हमारा टाइप हो गया, वो क्या टाइप हो गया बेटा, पहला टाइप हो गया कि क्या कौन सा अकाउंट दिया रहेगा, आरपी अकाउंट। मैं बात करूंगा कि ये सब क्या है कैसे, एक बार उससे बनाना क्या रहेगा, आरपी अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो हमें बनाना है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ऐसा, ठीक है। एक पहला तरीका ये होगा। दूसरा टाइप क्या आएगा प्रॉब्लम का, लिखो टाइप 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर will be given, and we need to prepare what, we need to prepare what, क्या बनाना पड़ेगा। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, हमें बनाना है, हाँ सही पकड़े एकदम, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना बेटा,
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं पता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैलेंस शीट ओपनिंग वाला। और फिर से यहां लिखते हैं वर्किंग में बनाना है इसको, ठीक है। चलो, तो हमें ये पता चले कि भाई दो तरह के प्रॉब्लम यहाँ पूछ रहे हैं, अभी और है, अभी टेंशन ना लो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है सीए में, पढ़ना बहुत है, बहुत पढ़ना है। मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उतना उतना पढ़ना है, याद रखना। और फिर उतना ही 3-4 बार पढ़ना है, और पता का परीक्षा देना है, समझ रहे ना। आप पहली बार देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको तू आने वाले तूफान से पहले ना आगाह कर रहा हूँ। फिर देख लो ये होगा, और तुमको फिर हम उसे तैयार कर देंगे, तूफान के चट्टान की तरह खड़े रहोगे। तूफान ऐसे आएगा, आप उसको ऐसे निकल जाएगा वो, हाँ, हेलो बोल के चला जाएगा, और आप ऐसे देखेंगे तूफान जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बस साथ में रहना, और जितना पढ़ाएं, जितना यहाँ पढ़ाएं उतना ही घर में पढ़ना। एक दिन में कितने क्लास चलते हैं आपके? अभी 2 क्लास करके चलेंगे ना। हाँ, तो वीक में 12 क्लास या 10 से 12 क्लास होगा, ठीक है। कोई कोई दिन 14 क्लास भी होगा, कोई कोई वीक में, पता क्या पता 14 क्लास हो, ठीक है। ऑप्शन नहीं है। मान लो 70-75 क्लास का अकाउंट्स लेंगे, 60-65 क्लास का, 70 क्लास का मान लो मैथ्स होगा, ठीक है। 140 क्लास तो यही हो गए, और एक एक दिन करके ले तो 140 दिन, 140 दिन मतलब कितना, 3 महीना से ऊपर। अभी तो बचा वो, अभी बचा ये, बचा वो बीसी के बचा, फिर बचा आपका इकोनॉमिक्स, फिर बचा आपका लॉ, उसका भी ले लो 60-70 क्लास, समझ रहे हैं। तो तकरीबन तकरीबन 250-300 क्लासेस रहेंगे, और अपने एकदम बढ़िया से जोर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाकर 250-300 क्लासेस रहते हैं, है ना? वही होगा देखो। अरे वो किसका, ड्रॉवर का? ठीक है चलो। तो क्या है ना, वो इतने क्लासेस होंगे, तो अगर मान लो 14-15 क्लासेस नहीं कर रहे हैं एक वीक में, तो कैसे होगा? वक्त की पाबंदी। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि अगर तुमने समझ रखा है कि नहीं, ठीक है, जस्ट एम ही चल रहा, एकदम हार्श लैंग्वेज बोलूंगा कि अगर तुम इसको एम ही लोगे ना, तो अभी से फेल होने के लिए तैयार रहो, ठीक है। अभी से अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लो, तब जाके पास हो जाओगे आप। 15-16 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, यानी 15 से लेकर 25 जनवरी के बीच में रिजल्ट आएगा 2022 में, और तुम सीए फाउंडेशन पास नवंबर 21 में जो अपियर कर रहा है। वो क्यों होगा पता है? वो तभी होगा जब अक्टूबर तक आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ पढ़ाई में झोंक दोगे, सब चीज़ एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, समझ रहे हैं ना। कोई काम तो है नहीं तुम लोग को, सब भूल जाओ। सुबह उठो, थोड़ा सा खाओ, पढ़ाई करो, और पूरा दिन पढ़ाई करो। रात हो जाए, फिर थोड़ा सा खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। अभी जो ट्यूशन आ रहा, यही ज़िंदगी है। कभी कभार फ़ोन भी देख लेना, फ़ोन का नोटिफिकेशन टेलीग्राम का हमेशा ऑन रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा नोटिफिकेशन जाता है बस। और बाकी देख लो तुम किसका किसका नोटिफिकेशन ऑफ करना है, ठीक है। बाकी तुमको जो करना है करते रहो। हाँ, और खाने के टाइम भाई 2-4 बादाम जो है ना, खाते रहो, ताकि थोड़ा बुद्धि थोड़ा तेज रहेगा, थोड़ा तुमको एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, एकदम एकदम बढ़िया से खाना है, और इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना कि पढ़ाई बोले यार अब तो हो गया, थोड़ा सा मेरे को भी आराम दे दो, तो ऐसे करना काम। चलो, प्रॉब्लम टाइप नंबर 3। एक सवाल आता है अनोखा। वो क्या सवाल रहता है? शायद पूछे कि नहीं पूछे आप लोगों को, ज़्यादा टफ हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, एक सवाल तो कराऊंगा वैसा। वो क्या करते हैं वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब ये अजीब हो जाता है, इनकम एंड, जब वो पेपर बहुत टफ बनाएंगे ना, तब ये सवाल डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट प्लस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, receipts and payment accounts will be given। और क्या बनाना रहेगा पता है? देखो, जो बनाना रहेगा ना वो रहेगा क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट, ये अनोखा सवाल, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो सब उसमें होता रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, भैया ये क्या बोल दिया आप? अरे हम कुछ बोले नहीं, बस ऐसा होता है। अगर मान लो वो दोनों दे दिया, बोला ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो, बस बस वो पेपर वहीं खराब होना चालू होता है बच्चों का। एक सवाल तो ऐसा करके जाना, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ठीक है? देखो, इंस्टीट्यूट जितने तरीके से सवाल पूछ सकता है ना, मैं वो सारे तरीके करा दूंगा, लेकिन जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम होंगे ना, वो उसमें से कम एक तरीका कराऊंगा जरूर, ताकि वो ऐसा पूछे तो आप उसको फटाफट लिख दो, बनाना चालू करो। देखो, हो सकता है सवाल पूरा ना बने, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ हो तो, लेकिन आप उसको 80-90% तक पहुंचा दो ना, तो फिर एग्जामिनर भी आपको सैल्यूट करे, बोले हाँ बंदा बनाया तो है, ठीक है? खैर वो उसको पता नहीं चले कि आप कौन है जी। एक एक पॉइंट पे मार्किंग मिलता है, तुम जितना लिखो उतना नंबर मिलेगा, ठीक है? तुम नहीं लिखो तो भी नंबर नहीं मिलता, बस सही लिखना। हाँ, लिख रहे हो सब, लेकिन सही लिखना होगा। सही लिखेंगे कहीं नहीं जाएगा नंबर, वो सब कुछ पढ़ के लाइन बाय लाइन चेक करके देगा नंबर, ठीक है? चलो, चौथा प्रॉब्लम टाइप क्या होगा? एक और प्रॉब्लम टाइप रहेगा। ये तो तीन तीन तरह के होगा ना, तीन तरह के प्रॉब्लम टाइप्स बेसिकली, ठीक है? 4 नंबर लिखो। इसमें हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 4 नंबर लिखो। देखो और छोटा छोटा वो प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है? क्या क्या लिखो? प्रॉब्लम्स ऑन इसमें लिखना पहला सब्सक्रिप्शन। हाँ, .4 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये प्रिपेयर करने के लिए आपको दे सकता है, और ये देगा भी, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं दे सकता, दे सकता है। कंज्यूमेबल्स के ऊपर प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है? कंज्यूमेबल्स के ऊपर प्रॉब्लम दे सकता है, और प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम इंसिडेंटल, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटीज, इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटीज, इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटीज। आप पूछेंगे ये क्या होता है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि तुम सोच नहीं सकता। क्लब है, रॉयल क्लब, रॉयल क्लब के हम लोग सब मेंबर हैं, ठीक है? सबके बड़े बड़े शौक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल क्लब वाला ना, क्लब में रेस्टोरेंट एंड बार दोनों खोल रखा है, ठीक है? भाई आएंगे क्लब में संडे वनडे के दिन, संडे हो या फिर सैटरडे हो, वीकेंड में आएंगे। अब वीकेंड में, अब क्लब मान लो क्लब की मेंबरशिप है 15,000 रुपये की, तो अब क्लब में आ रहे हैं सब हैंग आउट करने के लिए, तो क्या अब बाहर जाके खाना खाएंगे? नहीं, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी वो दे रहा है, और लो रेट में वो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, क्योंकि मेंबर्स को लो रेट में प्रोवाइड कर रहा है। बार की फैसिलिटी है, जिनको उसका शौक है वो अपना शौक वहाँ पूरा करें, ठीक है? तो बार और रेस्टोरेंट में जो खाना और पीने का सामान रहेगा, वो कहाँ से आएगा? खरीद कर ही आएगा। उसको बोलेंगे रेस्टोरेंट एंड बार परचेजेस।
उसको बेचा जाएगा कूपन वाले लो रेट में, कूपन के तौर पर, उससे रिसीट्स होगी। रिसीट्स होगी तो अब आप देखो, खरीद और बेच आ गया बीच में, सर वेलफेयर तो रहा ही नहीं। तो वेलफेयर का थोड़ा सा टच है इसमें, इसलिए इसको बोला गया इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोला गया? इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटी। हाँ, तो ये अब यहाँ थोड़ा सा बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस ही वेलफेयर के तौर पर ही है। तो वहां से जो प्रॉफिट आने होंगे ना, वो इसमें डाला जाएगा। तो इसके ऊपर एक सवाल वो पूछ सकता है, ठीक है। तो खैर ये जो सवाल पूछेगा ना इसके ऊपर में, तो ये अलग से नहीं पूछेगा, वो उसमें इंक्लूड करके ही पूछेगा। देखो मैं पहले चैप्टर को पूरी तरह आपको मतलब होना चाहिए कि भाई क्या आएगा, क्या करेंगे, मतलब चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं 2018 के बैच में, 18 या 19 के बैच में पढ़ाया था प्रॉब्लम टाइप 5 एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर में। बॉस पूछ दिया, शायद अभी 2-3 टर्म पहले ही पूछा है, ठीक है। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम 10 नंबर का। अब वो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम पूछा है, तो वो 2-3 प्रॉब्लम ही है। वो प्रॉब्लम सबके मतलब वो प्रॉब्लम जो स्टडी मैट में है अपने, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम पूछा। वो फिगर चेंज वेंज रहता है समटाइम्स फिगर चेंज रहता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट वगैरह मोटा मोटी सेम रहता है, कुछ एक पॉइंट्स चेंज रहते हैं। और जो चेंज रहते हैं वो अगर ट्रिकी रहे तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं ट्रिकी रहे तो नॉर्मल सा चेंज रहेगा, जो आप एवं समझ जाएंगे उसको देख करके, ठीक है। तो प्रॉब्लम टाइप नंबर 5 है, इसको मैंने 5 में लिया था। तो मतलब बच्चे बोले सर ये इतना बड़ा सवाल कैसे पूछेगा, पूछ दिया ना, पूछ दिया तो कवर अप हो गया था, पूछ दिया। अब वो उस टर्म में नहीं पूछा, 2-3 टर्म बाद में पूछ दिया, पूछा लेकिन जरूर। तो पढ़ के जाना। अब उसको तो नहीं पता ना उसके टर्म में आया किसी और के टर्म में आएगा, उसके में नहीं आया वो लकी है, किसी और के टर्म में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रॉब्लम जो हो गया वो क्या रहेगा? प्रॉब्लम्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो प्रॉब्लम्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम कैसे देगा या क्या देगा वो समझो, एकदम सेम सेम। मतलब अगर मैं उसमें उस तरह के प्रॉब्लम का इजी टाइप्स भी करा देता ना, तो ये बच्चे बना लेते। तो मैंने एक प्रॉब्लम कराया, बड़ा कराया था। तो अब तुम बड़ा करो छोटा करो, चीज़ तो एक ही रहेगा। हाँ, परीक्षा में इतना बड़ा नहीं दिया होगा, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा छोटा रहता है, टाइम गैप रहता ना, लेकिन फिर भी पेपर के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी वो दे दिया था। पेपर के हिसाब से थोड़ा लेंदी था वो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी 3 घंटे में तो तुमको पूरा महाभारत लड़ना है, ऐसा तुम युद्ध लड़ना है तुमको। 3 घंटे में तुम्हारे हाथ रुकेंगे, जाम हो जाता है ये यहाँ से यहाँ तक। अभी हम मॉक टेस्ट लेंगे, तुम पूरा का पूरा पेपर तुमको कसम से अटेंड कराएंगे, मार मार के तुम 100 नंबर में 100 नंबर। तुम देखिए तुम दूसरे दिन ये हाथ का मालिश करवाना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं, कांपने लगता है। 3 घंटा में कम से कम तुमको इससे 40 पेज लिखवाएंगे हम, लिखो ऐसे ऐसे करके। तो भाई तुम बोले भैया 40 पेज में कैसे होगा, 40 पेज तो बहुत होता है। ठीक है थोड़ा कम, 50 पेज लिख लेना, 60 पेज लिख लेना। तुमको जो आता है, परीक्षा का मतलब है जो आता है उससे रिलेटेड टाइम बाउंडेशन को देखते हुए सब लिखो, कहने का मतलब ये। तो अभी तुम प्रैक्टिस आपकी हो जानी है, और ये चालू रखो एकदम। OMR सेट वाला एग्जाम होना है अभी तुम्हारा, जो वो क्या नाम उसका, ये 3-4 चैप्टर बोल रखा है जो, रेशियो प्रोपोर्शन एंड ऑल, ठीक है। हाँ, रेशियो प्रपोर्शन इंडिसेस लॉगरिदम, बस TVM नहीं है उसमें। हाँ हाँ लिखो। ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन, ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन, ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन, trial balance will be given, and we have to prepare what we have to prepare,
सर वी हैव टू प्रिपेयर टू थिंग्स, क्या क्या है वो देखो ना, क्या क्या है। पहली चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्लस दूसरी चीज बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, चलो लिखा बच्चों, हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम टाइप्स आएंगे। ठीक है, ओके, लिखो नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। नोट नंबर कौन सा है, 4। हाँ 6 है क्या? नहीं नहीं नहीं, नोट नंबर कौन सा, नोट नंबर 4 होगा ना, ये नोट नंबर है। हाँ, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम लिख लो। चलो, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम में फिर प्रॉब्लम टाइप 1 एंड 2 के लिए, मतलब इसकी जो नंबरिंग है ना, एक ये हो गई, ये 2 3 4 5 5 लिखे हैं ना। ठीक है, यहाँ लिखो फॉर प्रॉब्लम टाइप्स 1 एंड 2, फॉर प्रॉब्लम टाइप्स 1 एंड 2। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1, लिखो ड्रॉ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज मेन पार्ट ऑफ द आंसर, आंसर। ठीक है, एज मेन पार्ट ऑफ द आंसर। उसके बाद स्टेप नंबर 2,
दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ओपन लेजर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा हूँ, ओपन लेजर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इन वर्किंग नोट्स प्रॉपरली। ठीक है, देखो यहाँ और जो लिख रखा है ना ये और, तो आपको पता है क्यों लिख रखा है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है देन आरपी एंड बैलेंस शीट बनाना रहेगा, और आरपी दे रखा है देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है। मैं सब बातें लिखूंगा धीरे धीरे करके। स्टेप 2, स्टेप 3, एक सेकंड, स्टेप 3, ठीक, हाँ स्टेप 3, चलो स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, इस भाई हम दो काम तो कर लिए, पहले ड्रॉ कर लिया। देखो आसानी तभी होगी जब हम सिस्टम से काम करेंगे। इंस्टीट्यूट का एक स्लोगन है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अभी स्टडी मटेरियल आएगी ना, उसमें एक चिरकुना देगा, चिरकुना समझते हैं? नहीं समझते हैं, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो फ्लैप देगा वो, ठीक है, फ्लैप थोड़ा सख्त फ्लैप रहेगा, उसमें लिखा रहेगा यही लाइन, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप फेल करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्लान योर सेल्फ, यू हैव टू प्लान योर स्टडीज, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग, सब चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू गो साइड बाय साइड या गो अलॉन्ग विद दैट दैट पर्टिकुलर प्लान। तो उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये गाना गाते रहेंगे किसी मोड़ पर किसी राह पर, हमें चलना जाना छोड़कर, किसके लिए? प्लान के लिए अपने, मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र। ये कब तक काम आएगा? फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए फाइनल, ठीक है। उसके बाद एक अलग दुनिया है, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये जो ज़िंदगी है ना किताबों वाली, तुम जिस दिन से रजिस्टर हुआ, ई आर ओ सी आर ओ एन आर ओ मिला तुमको नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सी आर ओ मतलब सेंट्रल रीजन का, एन आर ओ मतलब नॉर्दर्न रीजन का, ई आर ओ मतलब ईस्टर्न रीजन का, ठीक है। और साउथर्न रीजन भी है, एस आर ओ भी है, चिंता ना करो, छोड़े नहीं है साउथर्न रीजन वाले, तो सब कुछ है। तो जब ये ई आर ओ सी आर ओ एन आर ओ मिला, उस दिन से याद रखना कि किताबों से तुम्हारा, वो गाना याद रखा, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिन भर साथ रहता कोई। तो साथ कौन रहेगा पता है? किताबें रहेंगी, तुम्हारे बेड पे किताबें रहेंगी, तुम्हारे पॉकेट में फोन में किताबें रहेंगी, सब जगह किताबें रहेंगी। और जिस दिन सीए बन जाओगे ना, उस दिन ऑफिस में किताबें रहेंगी, घर में भी किताबें रहेंगी, 2 4 5 10 लाख की किताबें तो ऐसी पड़ी रहेंगी तुम्हारे पास। मतलब किताबें ही किताबें हैं, उसी में दुनिया है, समझ रहे? तो बस एकदम मतलब प्लान करके सब कुछ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भी तो अपने को देखना है। सर्टिफिकेट चाहिएगा, हर एक लेवल पास होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो जब सीए फाइनल पास करें तो फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोलते हैं मेंबरशिप का सर्टिफिकेट, ठीक है। आ जाओ, तो पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जैसा दिया रहेगा। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ ड्रॉ करेंगे? मेन पार्ट ऑफ द आंसर, ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ रहेगा? वर्किंग नोट में। अच्छा, वर्किंग नोट बोलने क्या बॉस, वो सब एक साथ रहता है, ठीक है, हम साथ साथ हैं करके। उसके बाद स्टेप 2, आप ओपन करेंगे लेजर्स। भैया हम लेजर्स कैसे ओपन करें, सब सिखाया जाएगा धीरे धीरे, अभी तो बस आपको थोड़ा बताया जा रहा है। लेजर्स ओपन करेंगे, जो जो लेजर्स का रिक्वायरमेंट होगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग में डाल के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो तीसरा नंबर, ट्रांसफर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, या पुट कर लेंगे वो भी चलेगा,
ट्रांसफ़र या फिर पोस्ट, जो भी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, ट्रांसफर या पोस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम आरपी अकाउंट, आरपी मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, याद रखना ये बात, आरपी अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as the case may be, income and expenditure account as the case may be, to the respective ledgers, to the respective ledgers ledgers and balance sheets, to the respective ledgers and balance sheet. हो गया? चलो स्टेप नंबर 4 में आना। स्टेप नंबर 4 में देखो, स्टेप नंबर 4 में क्या रहेगा बेटा, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले पहले वो ड्रॉ किया, फिर सारा का सारा जो बैलेंसेस रहा, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हो चाहे फिर रिसीट एंड पेमेंट का हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कहाँ जा रही हैं, लेजर्स में जा रही हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठा रहे हैं, टू बैलेंस बी पाई बैलेंस डी, टू बैलेंस बी पाई बैलेंस डी कर रहे हैं, ठीक है, ये करते रहे। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट्स में कुछ डेटा दिए रहेंगे, उन डेटा को पुट करना है कहाँ पर, लेजर्स में या फिर जहाँ जा सके, ठीक है। देखो, पुट डेटा given in adjustment in ledger account, in ledgers to get balancing figure, to get balancing figure, ठीक है, that balancing figure will be either in debit side or in credit side, ठीक है, वो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा बेटा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। और तुम लोग 2-3 कलर का पेन नहीं यूज़ करता, सुनो, ये जो लिखे हैं ना आप इसमें, इसको एक काम करना, कॉपी जब खरीद लेंगे बढ़िया, अभी आज ही जाकर खरीद लेना और इसको फाड़ देना, लिखना नहीं दोबारा, फाड़ के इसमें चिपका देना, ठीक है, उतना टाइम नहीं लिखने का, हम लिखवा देंगे बहुत सारा, हमको पता है। अभी शायद हो सकता है थोड़ा छोटा क्लास रहेगा आज का, बड़ा होता तो फिर बहुत मतलब भर गया होता, 10-12 पेज भर गया होता, ठीक है। तो एक तो लिखने के लिए तुम लोग स्ट्रांग रखो, क्योंकि इतना हाथ मतलब इतना लिख पूरा 3 घंटा लिखते रहेंगे, ठीक है। और कम से कम 2 कलर का पेन यूज़ करो लिखने के टाइम, एक तो ब्लैक तो लिखना ही है, क्योंकि वो अब मतलब पेन मतलब तुम्हारे लिए ज़िंदगी में ब्लैक हो गया, ठीक है, और कोई पेन यूज़ ही नहीं करना है, ऑल ब्लैक, हाँ।
इसका सुखी का। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद क्या रहेगा, रेड पेन रखेंगे या फिर ग्रीन पेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं जो बोलूँगा हिंदी में लिखने के लिए, तो वो जो ऊपर में हेडिंग रहता है ना, वो स्पेस रहता है, हाँ सादा रंग का, हाँ हाँ ऊपर मार्जिन, उस मार्जिन में लिखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके सब सब कुछ, ठीक है। दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी आइदर इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो वो अकॉर्डिंगली कहाँ जाएगा, हाँ वो अकॉर्डिंगली जाएगा, जाएगा कहीं पर। उसको क्या करेंगे, यहाँ यहाँ एक ऐसा दे दो, अ, हाँ हाँ, किसी पर्टिकुलर देखो, लेजर जब बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो लेजर का आएगा वो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं दैट बैलेंसिंग फिगर, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर होगा, टू आरपी अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आरपी अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो बैलेंसिंग फिगर आरपी अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हो गया, चलो। उसके बाद क्या रहेगा, स्टेप 5, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे, बैलेंस लिखो, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट, सॉरी ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग लिखना है, क्लोजिंग नहीं लिखना है। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट यू विल गेट, क्या मिलता है बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट से, नहीं क्या मिलता है, यू विल गेट व्हाट, ठीक 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 ठीक, ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस विल बी एज बैलेंसिंग फिगर, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर मिलेगा बेटा, ठीक है, याद रखना एकदम अच्छे से। देखो ये चैप्टर शुरू में भारी लगेगा, ठीक है, और उसके बाद जो ये मतलब जो स्मूथ हल्का लगेगा ना, मैं बता नहीं सकता आपको। इस चैप्टर को मेरे साथ एक बार पढ़ने के बाद, एक बार घर में जब रिवाइज करेंगे, तो अब ये चैप्टर मतलब आपके यहाँ समझ आएगा, ये एकदम फिक्स है। चैप्टर है टेक्निकल, थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन है बहुत सिंपल, एकदम मतलब भयंकर तरीके से सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप सिंपल को भी सिंपल नहीं बोल सकते, बोले क्या यार क्या पढ़ा रहे भैया, ऐसा करके। ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है, आ जाओ, है क्या हुआ, बोला आपकी बातों से हम चिर परिचित हैं, आप हमें बच्चे ना समझिए, आओ खैर कोई ना। देखो जरा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करने क्या मिलेगा जल्दी बताओ, ओपनिंग कैपिटल फंड ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ लिखता हूँ ना, ट्रांसफर करो इसको, नहीं नहीं इसमें लिख दो, स्टेप सिप्स को फाइनल कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर इट, इट टू
वेर ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वेर वेर जल्दी बताओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अभी जैसे ये एक सवाल करेंगे ना एकदम बढ़िया मस्त एकदम, आपको समझ आएगा, बोले क्या भैया एकदम मजा आ गया। एक सवाल करेंगे एकदम इंट्रो टाइप का छोटा सा एकदम, उसके बाद फिर नोटिंग चालू होगी। यार आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही होगा। स्टेप नंबर 6 लास्ट है एकदम फाइनल। आप बोलेंगे भैया आप तो पहले ही बोले थे ये फाइनल है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जाओ स्टेप नंबर 6 ये फाइनल कर लो। स्टेप नंबर 6, अब स्टेप नंबर 6 में क्या होगा देखो, बैलेंस, फिर से बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। 10 से 11 क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा पार्टनरशिप, सिर्फ 35-36 घंटा पढ़ेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसे 4 महीना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 35-36 घंटा ही पढ़ेंगे। हाँ उसमें तो 4 महीना पढ़ते थे ना, यहाँ पर 35-36 घंटा, मतलब एक वीक। अगर हम एक वीक में 5 क्लास ले रहे हैं तो दूसरा वीक में ख़त्म है वो, ठीक है। एक दिन में तो पहले वही ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास के अंदर में वो ख़त्म है, पीएल प्रो। हाँ तो तुम लोग स्ट्रांग हैं, हमको उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा देखना। हम बस ये बोले हैं कि वो भूल जाना तरीका, चीज़ गुडविल का ट्रीटमेंट वही रहेगा, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, जाना वैसे ही है, वहीं जाना है। हाँ सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट आएगा तो कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। सर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओ क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्या बात है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या हुआ बाबू, ओ उसके बाद, उसके बाद अगर आरपी अकाउंट बनेगा तो वहां से क्या निकलेगा पता है, मैं सब बताऊंगा, वो अभी उसमें उसके बारे में जब लिखवाऊंगा तो बताऊंगा क्या निकलेगा कैसे निकलेगा वहां से। आरपी अकाउंट जब बनाएंगे ना तो वहां से कुछ भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन एक्सपेक्टेड बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है, यहां से ये निकलेगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से जो आएगा, हाँ ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग कैश बैलेंस बोलेंगे भैया, ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में पुट होगा तब ना वो निकलेगा कैपिटल फंड ओपनिंग वाला। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो फिर कैसे होगा, बट सवाल करते करते कुछ ना कुछ आएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो आप जब सवाल करेंगे ना, ये तो एक एक्सपेक्टेड तरीका बता दिया आपको, और वो कहाँ जाएगा, ओपनिंग अगर कैश बैलेंस रहा तो ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग कैश बैलेंस रहा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बात, चलो ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, और ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही है, आप आराम से करें बस, मैं इसको स्क्रीन पर ला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लो आपके लिए, एकदम परेशान नहीं होना है तो। क्या नोट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए आपके, हाँ एक तो हाईलाइटर भी खरीद लो, जैसे 2 बजे रखे हैं, एक तो मेरे को भी ला के दीजिएगा तो हाईलाइटर, ठीक है।
एक नहीं, एक दो तीन चार, चार हाइलाइटर ला के देना। हाँ, आपका वो है चार हाइलाइटर ऑफ। हाँ, नहीं नहीं, अब है तो रखो, ये चार हाइलाइटर ला के देना और ऑफिस से कैश ले लेना, ठीक है। चलो, हाइलाइटर मेरी तरफ से गिफ्ट है। हाँ, वो फ़ोन ही नहीं करता मेरे को। नहीं नहीं, उसको एक दिन डोसा खिलाना पड़ेगा, बुला करके, चलो आ जाओ। उसके दिन फ़ोन करके बोले जल्दी आओ, तुमको डोसा खिलाना है। हाँ हाँ, चलो, 22 तारीख है ना, चलो खैर कोई ना। तो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा, और ये कहाँ जाएगा ये बता दिया मैंने आपको। देखो, इतने सारे ये स्टेप्स हो गए इसके, ठीक है। ये इतने सारे स्टेप्स हो गए। अब आना पॉइंट नंबर, अभी ये लिखा ना, पॉइंट नंबर 4 लिखा अभी, लिखो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, और यहाँ पर एक मैच कराया जाए, किसके किसके बीच में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीन पेमेंट के बीच में, ठीक है। और वहीं पर उसका हम सारा निचोड़ लिख देंगे, समझ गए। लिखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं लिख दूँ उसके बाद आप लिखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमें समझनी है कि भैया एग्जैक्टली है क्या। कुछ बातें करेंगे अपने इसमें। आ जाओ, चलो, हम नोट्स को सजाते हैं बहुत बढ़िया से, मेरे को आदत है। तुम लोग क्लास 12 का नोट्स भी तुम लोग देखा ही है। हाँ हाँ, क्या हुआ, चलो। थोड़ा अब ये आपके लिए बंद कर दें, चलो कोई ना, खुश रहो बस, हम और कुछ नहीं चाहते, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये सब तुम लोग के रटा होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रिसीट पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या, कौन कौन से आइटम आते हैं सर, ऑल रेवेन्यू नेचर के आइटम जो होते हैं, आइदर कैश और नॉन कैश दोनों आ जाएंगे। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आएंगे सर, ऑल रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों होंगे, वो आएंगे, लेकिन नॉन कैश नेचर का आइटम नहीं होगा, उसका नाम ही है रिसेंट पेमेंट अकाउंट, क्योंकि वो कैश बुक के जैसा ही है, आया तो लिखा, गया तो लिखा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। लिखिए, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ना डॉलर क्यों लेंगे, तुमको डॉलर बहुत दिक्कत है, डॉलर को बहुत बहुत डॉलर चाहिए, ठीक है, मिलेगा डॉलर, पढ़ के डॉलर कमाओ, यहाँ से डॉलर नहीं मिलेगा तुमको। लिखो, पहला नंबर, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है भैया। वेरी गुड, क्या बात, एकदम बढ़िया समझ आ रहा है, कोई दिक्कत ना। इधर क्या लिखेंगे बोलो, ओह ग्रेट, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक,
कैश बुक, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक है तो भाई क्या मतलब है, कैश का आना और जाना लिखा जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कैश बुक मतलब कैश का आना और जाना लिखा जाएगा। बढ़िया बात है। और दूसरा चीज़ क्या होगा? हम्म, अब साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन। देखो जब चीज़ें सुंदर दिखती हैं ना, तब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये मनुष्य की जो है वो मतलब स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। सुंदर चीज़ों की तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं। अगर चीज़ सुंदर नहीं, कोई आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि गुण आदमी बाद में देखता है, सुंदरता पहले देखता है। कोई भले ही बोल दे कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, या फिर कोई ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं हमको तो सूरत नहीं सीरत से मोहब्बत है। बस सीरत तुम कब देखेगा पता नहीं, सूरत तुम पहले देखता है। वैसे ही जब तक आपको ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो तब तक आप इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसमें साइकोलॉजिकल गेम भी टीचर खेलता है आपके साथ में। खैर ये आपको हम अवेलेबल करा देंगे आज के आज। आज हम घर में जाएंगे, ये आपको स्टोर मोड में अवेलेबल कराएंगे। प्लीज़ आप लोग को आज ही ये हम पहला वाला शीट डाल देंगे, सब चैप्टर वाइज बना करके, ये टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बना देंगे। जो भी हमारी सीट्स होंगी, ये सारी सीट्स आपको इसमें डाल देंगे, और आपको ऑफलाइन डाउनलोड्स अलाउ कर देंगे। ठीक है, ताकि आप ये जो नोट्स हैं, ये ऑफलाइन डाउनलोड्स मोड में एक बार डाउनलोड कर लेंगे, आप आराम से उसको जब चाहे तब देखते रहेंगे। ठीक है, हाँ, मैथ्स वाले भी डाल देंगे उसमें। लेकिन पूरा नोटिंग बनाना है, ये नहीं कि नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स पूरा रहेगा आपके पास, आपका ये स्लाइड्स भी जाएगा उसमें एकदम। ठीक है, हाँ वही एक हम आपको कर देंगे मैनेज। ठीक है, उसके लिए वहाँ से वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, समझो। उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बस वो आपको, बस हम वो मैनेज कर देंगे एकदम बढ़िया से, ताकि ये सारा लिखा हुआ आपके पास मैथ्स का सारा क्योंकि भैया क्या करते हैं, सवाल सब लेकर के सॉल्व कर देते हैं ना, तो वो एक साथ पूरा आपके पास चला जाएगा। कहीं कोई कॉपी में गड़बड़ वड़बड़ आपने किए हैं, किसी चीज़ को देखना है, ठीक है, या फिर कुछ भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीना के अंदर में हमेशा पढ़ते रहना है, तो हमेशा पढ़ाई आपके साथ चलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, गुड। अब बताओ मेरे को, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम लिखो, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू याद रखना बच्चा लोग, क्या कौन सा नेचर? रेवेन्यू नेचर। अरे एकदम पढ़ के खुश हो जाने का एकदम। ठीक है, और अगले वाले क्लास में आप सवाल करना स्टार्ट करें। आज टाइम थोड़ा कम है, आप एक्चुअली थोड़ा सा अपने लेट से स्टार्ट करें। ठीक है, अगले वाले कल वाला क्लास है ना, कल वाले क्लास में आप सवाल स्टार्ट करेंगे, कि एक हाफ में तो आपका ये नोटिंग सी हो जाएगा, मेरे को लगता है सेकंड हाफ से स्टार्ट कर देंगे आप। कम से कम 20 पेज। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड हियर। रिकॉर्डेड हियर, बोलो कैश या नॉन कैश दोनों ना? हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैश प्लस नॉन कैश, कैश प्लस नॉन कैश दोनों ही। यहाँ आ जाओ, ओनली आइटम्स ऑफ कैश नेचर, ओनली आइटम्स ऑफ कैश नेचर। वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड। पहली बात तो इसमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड होगा, और दूसरी बात है कि कैपिटल रेवेन्यू जब दोनों रिकॉर्ड होगा तो आइटम्स ऑफ कैश नेचर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, अभी मार्क करके रख लो उसको। इसलिए बोल रहे हैं ना, 2-3 तरह का पेन, ये कलम नहीं यूज़ करना बेटा। रीज़न मैं बता रहा हूँ, कलम नहीं यूज़ करने का मतलब मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ऐसा किसी के साथ हो नहीं, लेकिन अगर मान लो कॉपी रखने के बाद में अगर इसको आप ओपन करेंगे ना, तो ये ख़राब हो जाएगा।
कॉपी, ठीक है। तो सिर्फ लिंक ग्लाइसर पेन, लाल ले लो काला ले लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का कॉपी, ताकि वो खराब ना हो, समझिए। आप उसको 15-20 दिन रख दो नीचे में किसी से दबाकर, देखो निकालेंगे तो फिर वो अपने आप में कार्बन कॉपी बना के ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। आपको समझ में आएगा कि आप ए के ऊपर ए लिखें कि बी के ऊपर ए लिखें, समझ रहे हैं ना। तो दिस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। हम अगर ऐसा हम सोचो, अगर टीचर पेन के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, रीजन है उसके पीछे तभी। आओ, हाँ जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो बेस्ट आएगा, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो ग्रिप्स अच्छा आता है और आदत उसी पेन का रखना जिससे परीक्षा में लिखना है, ठीक है। हाँ, तो अपना दिमाग कम लगाना है, जो हम बोले वो ज़्यादा करना है। चलो, कैपिटल या रेवेन्यू दोनों, कुछ भी हो, रिकॉर्ड इसमें होना ही है भैया, रिकॉर्ड इसमें होना ही है। उसके बाद सर तीसरा बता दीजिए जरा। लो तीसरा बता देते, क्यों टेंशन ले रहे हो। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अब देखो, इसका कोई ठीक नहीं है कि इसमें से आपका जो पेपर में एमसीक्यू जो आता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन, और थोड़ा मतलब थोड़ा सा रीजन उसमें देना पड़ता है, ट्रू फॉल्स लिख करके थोड़ा सा रीजन देना पड़ता है। वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे, अभी मैं जो मान लो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ वो पूछ दे, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। तो याद रखना, मैं जो भी लिख रहा हूं ना रनिंग नोट्स में, वो सारी चीजें इक्वल इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। अब मान लो ये पूछ लिया, वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता आंसर कैसे देना है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट वन। या फिर पूछा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, आप लिखे फॉल्स, और फॉल्स के बाद ये रीजन लिखना है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। तब जाके पूरा नंबर मिलेगा भैया, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। हाँ, वो लिखे, वो अगर नहीं भी लिखे कि हाँ, लेकिन आपको ट्रू फॉल्स माने क्या होता है, फिर से कहना, ये लॉजिक पे बात करता है ये लोग। अगर आप बोल रहे हैं ये चीज़ सही है तो बताइए फिर क्यों सही है, बोल रहे ये चीज़ गलत है तो फिर बताइए क्यों गलत है। अगर आपको नहीं बताना तो वही बताइए आपको क्यों नहीं बताना है। अगर बोलेंगे ना वी कैनॉट से, तो बताइए आप क्यों नहीं बोल सकते, बोलो पढ़ाई नहीं की है इसीलिए। अरे क्वेश्चन पूछो, बच्चों लोग बोलते हैं पास, बस पास। पास क्या होता है, आओ जरा। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, इसमें लिखा हुआ अक्रूवल बेसिस से बनता है बेटा। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बच्चा, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, वेरी गुड, नहीं, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। शाहिद का पूरा गाना नहीं चल रहा, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, ठीक है, लॉजिकल बात करना। हाँ, आ जाओ। ये गाना क्यों बनाया बताओ तो। नहीं नहीं, साड़ी में फॉल क्यों लगाया था ये बताओ ना, रीजन है इसके पीछे लॉजिक। देखो, जो साड़ी होती है वो एकदम ग्राउंड में हल्की होती है, ठीक है, तो अगर आप उस फॉल नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो वो उड़ेगी चलते वक्त, ठीक है, तो फॉल लगाकर थोड़ा भारी कर दिया जाता है, और मैचिंग का फॉल लगाया जाता है, साड़ी ठीक लगे अजीब ना लगे, तो इसीलिए गाना बना दिया। देखो राइटर कहाँ तक सोच रहा, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे को नहीं पता, कभी फेंक दिया दिल कभी कैच किया, बस तब वो चीज़ समझने दो। यहाँ लॉजिक कहाँ कहाँ लगा रहा है, तो आप क्यों नहीं लॉजिक लगाएंगे भाई। आइए जरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, यहाँ लिखना
ये किस बेसिस से बनता है बेटा, जल्दी बोलो जल्दी से। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे बनता है, ये कैश बेसिस पे बनता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, all items relating to current year is recorded। सारा आइटम जो करंट ईयर का हो ना वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इधर करंट ईयर एंड subsequent year items are recorded। items are recorded, current year and subsequent years items are recorded।